हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हम लोग आ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं भाई बॉन्ड इंथैल्पी का। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत निकलते हैं नीट के एग्जाम में। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं इस टॉपिक से, तो हम लोग सबसे पहले ये टॉपिक समझेंगे, उसके बाद में डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, एक के बाद पिछले वाले लेक्चर धुंधले होते जा रहे हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में है कि पहले हमने क्या पढ़ा है और उसका आगे क्या रिलेशन है। इसीलिए मैं क्या करता हूं भाई, आपको ना जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में अब तक हमने क्या किया है, हम आखिर कर क्या रहे हैं भाई। देखो, केमिस्ट्री के अंदर हमारा सिस्टम कुछ इस तरीके का होता है। किसी ग्लास कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या होता है भाई, कोई लिक्विड होता है जिससे गर्म करने से कुछ गैस बनती है। गर्म हम लोग करते हैं हीट सप्लाई करके, वो हीट कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है टेम्परेचर रेज करके, और कुछ वर्क डन भी वहां पर हो जाता है। जैसे जैसे यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, वो मोशन करने लगते हैं, मोशन की वजह से मैकेनिकल वर्क होता है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉ हमारा क्या बन जाता था भाई, U इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। इस स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए कुछ इस तरह के साइन कन्वेंशन हमारे होते थे। हीट क्योंकि हम लोग दे रहे हैं इसलिए साइन पॉजिटिव है, और वर्क डन क्योंकि सिस्टम के अंदर के पार्टिकल मूव करके अपने आप कर रहे हैं इसलिए वो नेगेटिव है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ को समझा है। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आई थी इंथैल्पी, जो कि क्या बताती थी, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कितनी हीट सप्लाई हो रही है वो। उसके बाद हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा था भाई। हीट कैपेसिटी हमें क्या बता रही थी कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम लोग सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोग पूरे सिस्टम के लेवल पे ये समझ रहे थे कि किस तरीके से एनर्जी का एक्सचेंज इधर से उधर हो रहा है। आज हम लोग क्या समझेंगे भाई, आज ना हम लोग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स के लेवल पर, बॉन्ड एनर्जी के लेवल पर समझेंगे कि जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं उसका किस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। जो हीट हम लोग दे रहे हैं वो मोलिकुलर बॉन्ड्स के लेवल पे कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो आज हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि और ज्यादा बारीकी से हमारे केमिस्ट्री के सिस्टम जिसमें मोलिक्यूल होते हैं, बॉन्ड होते हैं, उनके अंदर थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करने वाले हैं भाई। ये हम लोग आज के दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है भाई, जब भी कोई बॉन्ड बनता है तब क्या होता है, दो एटम्स पास पास आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्टेट हो जाता है कंप्लीट। और ऑक्टेट कंप्लीट होने से क्या होता है भाई, स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी जब आएगी तो एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी। तो सीधी सी बात हमने क्या सीखी थी केमिकल बॉन्डिंग में, अगर बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड बन रहा है तब एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये हम लोग लिख लेते हैं। अगर बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म्स, तब एनर्जी क्या होती है भाई, रिलीज होती है। अगर एनर्जी जो है सिस्टम की वो रिलीज हो रही है, तो एक बात ध्यान से समझो, फाइनल एनर्जी सिस्टम की कम मिलेगी, और फाइनल में से इनिशियल करके जब हम लोग एनर्जी का चेंज निकालेंगे तब वो कैसा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। इसीलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी होती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा था, वो क्या होती है भाई, नेगेटिव होती है। वहीं अगर हमें ये बताना हो कि हमको बॉन्ड ब्रेक करने हैं, बॉन्ड ब्रेक, तब उस केस में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी आएगी। एटम्स के जो है ऑक्टेट कंप्लीट थे वो वापस से इनकम्प्लीट होंगे, वहां पर एनर्जी हमको देनी पड़ती है। एनर्जी इन दैट प्रोसेस इज एब्जॉर्ब्ड। वो एनर्जी क्या होगी भाई, एब्जॉर्ब होगी। अगर सिस्टम एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है तो फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, और फाइनल में से इनिशियल करके जब हम लोग चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तब वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बॉन्ड जब ब्रेक करना है तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और उससे रिलेटेड जो एनर्जी होगी जो कि बॉन्ड इंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव आएगा। तो बॉन्ड इंथैल्पी हम लोग क्या समझ गए भाई, जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए,
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो हम लोग समझ गए भाई। बॉन्ड जब बन रहा है तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है, वो भी वो बॉन्ड एनर्जी ही है, और उतनी ही एनर्जी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए भी देनी पड़ती है। ये दोनों सेम होती हैं भाई। बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड जो इंथैल्पी होती थी वो क्या होती थी, डेल्टा एच एफ। और बॉन्ड ब्रेकिंग से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको डिनोट किया जाता है भाई ऐसे, डेल्टा एच। और यहाँ पर ना एक नेगेटिव के जैसा साइन हम लोग लगा देते हैं। ये जो नेगेटिव है, सर्कल के बीच में जो डैश है, ये नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट करता है एक केमिकल बॉन्ड को। बहुत से लेवल पे स्टूडेंट्स की यही कंफ्यूजन होती है कि सर बॉन्ड एंथैल्पी के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज हम लोग क्यों लगाते हैं। ये असल में एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, उस बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो बेसिकली बॉन्ड एंथैल्पी हम लोग समझ गए, ये वो एनर्जी है जो हमें सिस्टम को देनी पड़ेगी, जो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर के बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। अब एनर्जी और एंथैल्पी में अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं फिर से बता देता हूं भाई, पिछले लेक्चर्स में हमने सोल्व किया है इस कंफ्यूजन को। एनर्जी एक जनरल टर्म होती है, किसी की भी पार्टिकल की कोई भी एनर्जी हो सकती है। किसी भी सिस्टम में कितने भी पार्टिकल हैं उनकी टोटल एनर्जी भी कुछ ना कुछ हो सकती है। इंथैल्पी टर्म का स्पेशली यूज किया जाता है 1 मोल पार्टिकल्स की एनर्जी निकालने के लिए। तो जहां पर हम लोग एंथैल्पी देखें वहां पर हमारे माइंड में आना चाहिए कि भाई ये 1 मोल की बात कर रहे हैं। बॉन्ड इंथैल्पी अगर हम लोग बोल रहे हैं तो मतलब 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड इंथैल्पी है भाई। तो बॉन्ड इंथैल्पी बेसिकली क्या हो गई, the energy that a system require to break 1 mole bonds of a specific type। किसी मॉलिक्यूल में बहुत से तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड हो। तो इस तरीके से बहुत से बॉन्ड हो सकते हैं। हर तरह के बॉन्ड की एनर्जी कुछ अलग होगी। हर तरह के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ अलग टाइप की बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी। सीधी सी बात है भाई, कुछ बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होंगे वो कम एनर्जी देने पे ब्रेक कर जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होंगे उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन समझ गए, बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब है बॉन्ड ब्रेक करने हैं और जितनी एनर्जी वहां पर लगेगी उसको बोला जाएगा बॉन्ड इंथैल्पी। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग दो चीजों का डिस्कशन करेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी और मीन बॉन्ड इंथैल्पी। इन दोनों में क्या फर्क है देखो। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी तो हमारे पास सिंपल सा है भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड हमको मान लो कि ब्रेक करने हैं, या फिर कोई और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, O2 हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में अगर हमें बॉन्ड ब्रेक करना है तो यहां पर जो टर्म यूज होती है ना भाई वो होती है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। वहां पर जो टर्म यूज होती है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी सिंपली क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप। हाउएवर, जब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं मीथेन के जैसे, इनमें क्या होता है भाई, यहाँ पर सेम एलिमेंट्स के बीच में 4 बॉन्ड हैं, एलिमेंट सेम ही है कार्बन और हाइड्रोजन, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन में 4 तरह के बॉन्ड हमारे पास मौजूद हैं। तो मीथेन के जैसे मॉलिक्यूल्स में क्या पाया गया है भाई, यहाँ पर ना इन चारों बॉन्ड्स की एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो अलग एनर्जी लगेगी, दूसरा तोड़ेंगे तो अलग लगेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन चारों एनर्जी अलग अलग। मैं क्या बोल रहा हूं भाई, देखो जब पहला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब क्या होगा भाई, मीथेन से क्या बन जाएगा, CH3 और एक हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कुछ एनर्जी होती है। उसके बाद में जब अगला बॉन्ड ब्रेक करेंगे ना तब CH2 और एक H बनेगा। इस प्रोसेस की जो एनर्जी होती है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, वो स्लाइटली डिफरेंट आती है। जब हम लोग अगला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब क्या होगा भाई, CH और एक और हाइड्रोजन बन जाएगा, एक और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमने तोड़ दिया। इस प्रोसेस की एनर्जी और थोड़ा सा अलग आती है। जब लास्ट वाला बॉन्ड हम लोग ब्रेक करते हैं तब एक कार्बन और एक और हाइड्रोजन हमें मिलेगा।
इस प्रोसेस की एनर्जी भी थोड़ी सी अलग आती है। तो बेसिकली बॉन्ड सेम मॉलिक्यूल में है, सेम एलिमेंट्स के बीच में है। हाउएवर हम लोग एक के बाद एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी अलग एनर्जी की वहां पर रिक्वायरमेंट हो रही है। अब अगर हमसे कोई पूछे भाई कि मीथेन के बॉन्ड हम लोग ब्रेक कर रहे हैं एक कार्बन में और 4 हाइड्रोजन में, तो हम लोग यहाँ पर कैसे बताएं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है? पहले बॉन्ड की अलग आ रही है, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भाई, ये जो चारों बॉन्ड इंथैल्पी होती हैं, इनकी एक एवरेज वैल्यू लिख देते हैं। इस वजह से ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स हों, अलग-अलग बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हों, हैं दोनों सेम एलिमेंट के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बट एटम्स अलग-अलग हैं। ये वाला बॉन्ड अलग कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, ये वाला बॉन्ड सेम कार्बन बट अलग हाइड्रोजन के बीच में है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, सभी बॉन्ड्स की एनर्जी अलग-अलग हो जाती है और हम बात करेंगे यहाँ पर एक मीन बॉन्ड एंथैल्पी की। मीन एक मैथमेटिकल टर्म है, एवरेज को ही ऐसा बोला जाता है। कैसे होता है भाई, यहाँ पर मान लो कि एनर्जी हो गई E1, E2, E3, E4। यहाँ पर क्योंकि हम लोग एंथैल्पी की बात में टर्म में बात कर रहे हैं, तो H1, H2, H3, H4। तो जो एवरेज होगी, जो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी भाई, चारों का मीन हो जाएगी, चारों का एवरेज हो जाएगी। H3 प्लस H4 डिवाइड किससे करेंगे भाई, 4 से करेंगे। ऐसे मल्टीपल नंबर्स का एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात करेंगे। अगर एक ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल सकते हैं। हाउएवर अगर सारे बॉन्ड्स इस तरह से तोड़ रहे हैं तो वहां पर जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो लेंगे भाई एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी की। तो इस वजह से ये दो दो टर्म हमारे पास आती हैं। अब थोड़ा-सा और मैथमेटिकल टर्म में हम लोग बात करते हैं भाई बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने बताया कि जो बॉन्ड बनेगा, बनने के टाइम स्टेबिलिटी आती है इसलिए एनर्जी रिलीज होती है। तो वो भी बॉन्ड एनर्जी है, वो भी बॉन्ड एंथैल्पी है। जब 1 मोल बॉन्ड किसी स्पेसिफिक टाइप के बनेंगे, तो वहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो होती है बॉन्ड एंथैल्पी। वहीं पर सेम 1 मोल बॉन्ड अगर हमें ब्रेक करने पड़ेंगे, तो कुछ एनर्जी हमें देनी भी पड़ेगी। उसी एनर्जी को भी बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हैं। मैग्नीट्यूड बराबर आएगा दोनों का, हाउएवर साइन्स अपोजिट हो जाएंगे, है ना? क्योंकि एक केस में सिस्टम की एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी, दूसरे में डिक्रीज हो रही होगी। सेम केस हमने आयोनिक कंपाउंड्स में लैटिस एनर्जी के लिए भी पढ़ा था। जब 1 मोल आयंस मिलके 1 मोल सॉरी जब मल्टीपल आयंस मिलके 1 मोल लैटिस बनाते हैं, तब वहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उसको भी हम लोग लैटिस एनर्जी बनाते हैं, बोलते हैं। क्योंकि ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका साइन नेगेटिव है, क्योंकि बाद की एनर्जी कम होगी। सिमिलरली लैटिस एनर्जी की एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। जब हमें 1 मोल लैटिस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा इंडिविजुअल आयंस के अंदर, तब वहां हमें एटम्स को सेपरेट करना है। वहां पर एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, सिस्टम वहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो वो भी लैटिस एनर्जी होती थी, लेकिन कैसी होती थी भाई, पॉजिटिव होती थी, क्योंकि वहां हम लोग एनर्जी दे रहे हैं, सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं। सेम केस यहाँ पर भी है, बॉन्ड अगर बन रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, साइन हो जाएगा नेगेटिव। अगर बॉन्ड ब्रेक करने हैं तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है भाई। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये होता है एक सिंगल बॉन्ड के लिए, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल। और मीन बॉन्ड एंथैल्पी होता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, जहां पर सेम मॉलिक्यूल में ही मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं सेम तरह के, ठीक है भाई। तो ये हो गई दो हमारे पास एनर्जीज। यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। पहली रिएक्शन में हमें दिख रहा है भाई, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल था उसका बॉन्ड ब्रेक कर गया और क्या बन गए, दो हाइड्रोजन के एटम्स बन गए। ये बॉन्ड हमने ब्रेक किया है। तो यहां पर जो एनर्जी कंज्यूम होती है डेल्टा एच नेगेटिव, जो कि क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो वहां पर 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो होती है भाई प्लस 435 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट यहाँ पर आता है Cl2 का मोलिक्यूल क्लोरीन। यहाँ पर एनर्जी कंपैरेटिवली कम लग रही है, 242 किलो जूल पर मोल। O2 के अंदर क्या होता है भाई, एक डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर जो एनर्जी लग रही है वो है 428 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पर थोड़ी सी और ज्यादा एनर्जी लग रही है क्योंकि 3 बॉन्ड ब्रेक करने हैं, वो लग रही है
946 किलो जूल पर मोल। ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है ना भाई, ये एक तरीके से ये बोलो हमें एटम्स के अंदर स्प्लिट करना है मॉलिक्यूल को, वो ये एनर्जी है। आप लोग ये मत समझना कि n ट्रिपल बॉन्ड n में 3 बॉन्ड थे तो हमने एक बॉन्ड तोड़ा तब ये एनर्जी रिक्वायर्ड है, नहीं। तीनों बॉन्ड्स जब ब्रेक कर जाएंगे और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के एटम हमें मिल जाएंगे, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यहाँ पर लिखी हुई है। अब ये जो कम ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, इसको आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से सोचो तो बहुत आसानी से जज कर सकते हो। देखो, बॉन्ड स्ट्रोंग कब होगा? बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, दूसरे एटम का न्यूक्लियस होता है, बीच में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इस तरीके का केमिकल बॉन्ड हमारे पास होता है। ये वाला न्यूक्लियस भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। एक तरीके की यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप लोग बोल सकते हो। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सोचो भाई, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी, उतना ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के क्लोजर होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के क्लोजर होगा, तो वहीं पर बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रोंग बन जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी है, बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग है। हाइड्रोजन के एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस वजह से वहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन काफी पास पास होते हैं। इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा है भाई, ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड से भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। ऑक्सीजन का बॉन्ड थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या हो जाता है भाई, ज्यादा स्ट्रोंग बन जाता है Cl2 से। इसका भी एक रीजन है, ऑक्सीजन के एटम्स भी कंपैरेटिवली स्मॉल स्मॉल है। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है भाई, डबल बॉन्ड बना हुआ है। और दूसरी बात, हर ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस वजह से लोन पेयर्स कुछ इस तरह फैले हुए हैं। दोनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर लोन पेयर कुछ इस तरह से फैले हुए हैं भाई, तो काफी दूर दूर यहाँ पर हैं। हाउएवर क्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन लोन पेयर देखो भाई, तीन तीन लोन पेयर हैं, तीन तीन यहाँ पर क्लोरीन में लोन पेयर हैं। इन लोन पेयर्स के बीच में इतनी ज्यादा रिपल्सन होगी कि ये बॉन्ड लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। क्लोरीन के मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा मिलेगी, ऑक्सीजन से भी हाइड्रोजन से भी। इस वजह से क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही आसान हो जाता है भाई। तो क्लोरीन का बॉन्ड जो है यहाँ पर सबसे वीक है। हाउएवर आगे देखो, O2 के अंदर क्या है, लोन पेयर्स काफी सेपरेटेड हैं, तो इन दोनों लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन उतनी ज्यादा नहीं होगी। और सेम एटम के ऊपर जो दो लोन पेयर होते हैं वो रिपेल नहीं करते भाई, उनका रिपल्सन आपको कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिपल्सन नहीं कर रहे। O2 का बॉन्ड एक तरीके से डबल बॉन्ड भी है तो ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग है, और लोन पेयर में रिपल्सन भी क्लोरीन के जितना नहीं है, तो O2 का बॉन्ड इस वजह से काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। N2 के अंदर देखो भाई, N2 के अंदर क्या होता है, इस तरह का मॉलिक्यूल होता है, sp होती है हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर होता है स्ट्रक्चर, और लोन पेयर्स का रिपल्सन तो आप लोग भूल ही जाओ। लोन पेयर्स का रिपल्सन तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं होता है ना, कितने दूर दूर हैं देखो लोन पेयर, ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका जो बॉन्ड है वो तो हाइड्रोजन से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इसलिए इसकी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी और भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बेसिकली एक बात सीधी सी समझ लो, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो डिपेंड करेगा उनके बीच की बॉन्ड लेंथ के ऊपर, और लोन पेयर किस तरीके से रिपल्सन कर रहे हैं उसके ऊपर। इस बेसिस पे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है भाई। और अगर एटम्स का साइज जो है वो सिमिलर सा है, फॉर एग्जांपल एक पीरियड के एलिमेंट है, जैसे कि हमारे पास O2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, तो वहां पर कैसे डिसाइड कर लेंगे भाई, क्योंकि साइज में उतना ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस की डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगी। लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा, डिफरेंस आएगा लोन पेयर के रिपल्सन में, या फिर कितने बॉन्ड दोनों एटम्स के बीच में बने हुए हैं उसमें। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बनेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन में एक एक बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से आप लोग जज कर सकते हो कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। ये ऑर्डर आपको ना रटना नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो शॉर्ट ट्रिक इनकी बना सकते हो, लेकिन आपके माइंड में तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो केमिस्ट्री सीखो, शॉर्ट ट्रिक्स के चक्करों में मत पड़ो। इस तरीके से आप लोग कंपेयर करना सीखो, बॉन्ड लेंथ्स को कंपेयर करना सीखो, कितने बॉन्ड बने हुए हैं, लोन पेयर का रिपल्सन कहाँ कम ज्यादा है, ऐसे केमिस्ट्री को सीखोगे बढ़िया रहेगा। वरना इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक बन जाएंगी
एग्जाम के टाइम की शॉर्ट ट्रिक्स को याद रखने के लिए एक अलग शॉर्ट ट्रिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के चक्करों में मत पड़ो, एनर्जी को रटो मत, कॉन्सेप्ट समझो सारे के सारे। यहाँ पर बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। बॉन्ड लेंथ, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स एंड रिपल्सन ऑफ द लोन पेयर्स। इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर आप लोग जज कर सकते हो भाई किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं भाई जल्दी से। मीन बॉन्ड इंथैल्पी, इसका भी थोड़ा सा मैथमेटिकल डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। हमने देखा था भाई कि जो मीथेन मॉलिक्यूल होता है, मीथेन मॉलिक्यूल में क्या है भाई, पहले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग एनर्जी लग रही है जो कि कितनी है 427। मिथाइल बन गया, CH3 बन गया, यहाँ पर फिर से एक और बॉन्ड हमने ब्रेक किया तो एनर्जी कितनी लग रही है 439 किलो जूल पर मोल लग रही है। CH2 बन गया, CH2 का एक और बॉन्ड हमने ब्रेक किया कार्बन हाइड्रोजन का, तब वहां पर 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। उसके बाद क्या हुआ, CH बन गया, एक और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बचा है, इसको भी अगर ब्रेक करना है तो थोड़ी सी और एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, 347 किलो जूल पर मोल। तो चारों बॉन्ड्स की अगर हम लोग एनर्जी निकालें, अगर चारों बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो टोटल कितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई भाई, टोटल हो गई 1665, 1665 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें देनी पड़ेगी अगर हमें निकालना है चारों बॉन्ड्स को एक दूसरे से अलग अलग करना है भाई, चारों एटम्स को, चारों हाइड्रोजन एटम्स को कार्बन से अगर अलग करना है तो। ठीक है भाई, तो यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे भाई, मीन बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे। मीन बॉन्ड इंथैल्पी सिंपली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो बॉन्ड इंथैल्पी को, ये नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या हो जाएगी भाई, मीन कैसे निकालते हैं, 4 नंबर्स का, उनको ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो भाई, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मीन बॉन्ड इंथैल्पी की। यहाँ पर जो है ये बराबर आने वाली है भाई 416.25 के, 416.25, ये हमारे पास आ जाएगी मीन बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है भाई, तो ये थे भाई दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि इनको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है भाई, देखो यहां पर दो तरीके की इंथैल्पीज की हम लोग बात करते हैं। पहली थी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसके अंदर क्या हो रहा था भाई, दो एटम्स मिलके कुछ नया बॉन्ड बना रहे थे, वो होती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसी तरीके से और भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे हैबर प्रोसेस में N2 के और H2 के मिलने से बनती है अमोनिया, एक मोल नाइट्रोजन, एक मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, इनके मिलने से क्या बन जाती है, 2 मोल अमोनिया बन जाती है। तो यहाँ पर अमोनिया की बनने की भी क्या होगी, कुछ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर देखो जब इंडिविजुअल एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बनेगा तब वहां पर हम लोग टर्म यूज करते हैं डेल्टा एच एफ, जो कि क्या बताती है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वहीं पर अगर हमें मॉलिक्यूल्स के एटम्स को स्प्लिट करना है तोड़ के, तो 1 मोल एटम्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। और ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है और इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन है, ये काइंड ऑफ एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट होती हैं भाई, उल्टी होती हैं। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा हो, एटम्स से मॉलिक्यूल बन रहे हो, तो वहां पर हम लोग टोटल इंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं रिएक्शन का, हम लोग क्या करते हैं भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या था उसमें से माइनस कर देते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये हो गया रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन, इंथैल्पी का टोटल कैलकुलेशन हमारे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से। क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। वही हमने देखा है कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, जिसको डेल्टा एच नेगेटिव से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे निकलेगी भाई, देखो वहां पर हमें माइनस करना होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, यहां पर हमने उल्टा लिखा हुआ है स्लाइड में, वो हो जाएगा भाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ
प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल अपोजिट होती है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो अगर हमें बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पीज दी हुई है, वहां से हमें निकालना है कि रिएक्शन के अंदर टोटल इंथैल्पी चेंज कितना होगा। तो इसकी फॉर्म में कैसे निकालेंगे भाई? जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनमें जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सभी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज में से, बॉन्ड एनर्जीज में से माइनस कर देंगे प्रोडक्ट की। तो ये बात इंपॉर्टेंट है समझनी। अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ होता है तब वहां पर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, और जब हमें दिया हुआ होता है बॉन्ड डिसोसिएशन तब वहां पर रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करते हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए जिसमें बॉन्ड्स का डिसोसिएशन हो रहा हो और बॉन्ड एनर्जीज वगैरह हमको दी हुई हो, तो टोटल इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे? रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। और अगर कहीं पर सिंपल सी रिएक्शन दी हुई हो इस तरीके की, वहां पर हमें दिया हुआ हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वहां पर टोटल इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे भाई? प्रोडक्ट्स की इंथैल्पी फॉर्मेशन में से माइनस कर देंगे रिएक्टेंट्स की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है बस, ठीक है। डेल्टा एच आर इज सिंपली टोटल इंथैल्पी चेंज इन द रिएक्शन। ठीक है भाई, इतना सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास। मेन कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आएंगे वो यही है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी दी हुई है तब वहां पर क्या करेंगे भाई? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स की माइनस करेंगे। और अगर बॉन्ड एनर्जी दी हुई है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है, तब रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट की माइनस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई। यहां पर क्या हुआ, क्वेश्चन है नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 का, ऑलमोस्ट 13 साल पुराना क्वेश्चन है। इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, 4 एटम थे हाइड्रोजन के जिससे 2 मॉलिक्यूल बन गए हाइड्रोजन के। वहां पर जो टोटल इंथैल्पी का चेंज आया है, पूरी रिएक्शन में जो इंथैल्पी का चेंज आया है वो आया है भाई -869.6 किलो जूल। बताओ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड कितनी होगी? एच एच बॉन्ड की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी? यहां पर एक चीज ध्यान से समझो भाई, ये जो टोटल इंथैल्पी का चेंज आया है ये आया है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब बने हैं, जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बने हैं। तो अगर एक बॉन्ड को बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए थी डेल्टा एच नॉट, तो ये जो एनर्जी है ना, ये 2 मोल बॉन्ड्स के बनने के लिए है भाई। ये 2 मोल बॉन्ड्स के बनने के लिए है। इसलिए इस इंथैल्पी का अगर ट्वाइस करेंगे तब ये वैल्यू आएगी। तब आएगा हमारे पास माइनस का 869.6 किलो जूल, है ना? क्योंकि रिएक्शन जो इक्वेशन दी हुई उसमें देखो 1 मोल बॉन्ड नहीं बन रहे, 2 मोल बॉन्ड्स बन रहे हैं। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है जो हमें निकालना है, वो क्या होता है? 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, या फिर 1 मोल बॉन्ड जब बनेंगे तब कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, वो हमें निकालना है। तो 1 के लिए निकालना है तो इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। डेल्टा एच, इसको नेगेटिव ही बोला जाता है ना, जब हम लोग लिख रहे होते हैं तो डेल्टा एच नेगेटिव ही लिख देते हैं। कोई बात नहीं भाई, ये कितनी हो जाएगी? माइनस का 869.6, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 से, तो ये आ जाएगा 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, नेगेटिव 434.8। यहाँ पर हमसे पूछा गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ पर एक सीधी सी बात सोचो भाई, यहाँ पर हमें बॉन्ड्स को ब्रेक करने की एनर्जी निकालनी है। ये हमने कौन सी एनर्जी निकाल दी इसके हिसाब से? जब बॉन्ड्स बन रहे हैं, देखो रिएक्शन में बॉन्ड्स बन रहे हैं, जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, फाइनल एनर्जी कम होती है। और जब चेंज इन एनर्जी निकालेंगे तो कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे, नेगेटिव आएगा। हमें निकालना क्या है? डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड अगर ब्रेक करने हैं वो एनर्जी क्या होती है? एग्जैक्टली अपोजिट होती है, वो एनर्जी देनी पड़ती है। अगर एनर्जी हम लोग दे रहे हैं सिस्टम को तो ओवरऑल हम लोग एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी। ज्यादा में से कम को माइनस करके अगर इंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आने वाला है भाई। तो करेक्ट आंसर हमारा ये नहीं होगा, प्लस साइन के साथ होगा। डिसोसिएशन एनर्जी पूछी है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, इसलिए सी विल बी द एग्जैक्ट करेक्ट आंसर। पॉजिटिव साइन आएगा। क्या पूछा गया है और रिएक्शन किस चीज की है, दोनों देखो ऑपोजिट है। पूछी गई है डिसोसिएशन एनर्जी और ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है एसोसिएशन की, जब बॉन्ड बन रहे हैं फॉर्मेशन की एनर्जी लिखी हुई है। इस वजह से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें क्या दिया हो भाई, एक रिएक्शन दी हुई है जिसके अंदर इथीन के अंदर H2 का एडिशन हो रहा है। एक तरीके से एडिशन रिएक्शन है जिससे कि क्या हो रहा है, इथेन बन रहा है भाई। जितने भी बॉन्ड्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हैं सबकी यहाँ पर बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है। हमें निकालना है टोटल इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। टोटल कितनी इंथैल्पी का जो है चेंज हो रहा होगा। यहाँ पर देखो, जब हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होता था किससे, बॉन्ड एनर्जीज से, तब हम लोग माइनस करते थे रिएक्टेंट्स की बॉन्ड एनर्जीज में से प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज। तो रिएक्टेंट्स की जो इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन फॉर रिएक्टेंट्स, उसमें से हम लोग माइनस करेंगे द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखते हैं भाई क्या आंसर हमारे पास आता है। रिएक्टेंट्स में देखो किस किस तरह के बॉन्ड हैं। 4 बॉन्ड हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी जो कि है 410.5, 410.5। तो ये वाले जो बॉन्ड हैं ये हमने कवर कर लिए। अब एक बॉन्ड है भाई जो कि कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है। उस बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, 606.1। तो वो भी एनर्जी ऐड करेंगे, 606.1। ये हमारे पास हो गई बॉन्ड एनर्जी ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। रिएक्टेंट्स में एक और तरीके का बॉन्ड भी है जो कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में यहाँ पर बना हुआ है। उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 431.37। तो ये टोटल एनर्जी हमारे पास हो गई सभी रिएक्टेंट्स की। अब क्या करेंगे भाई, अब प्रोडक्ट की माइनस करेंगे इसके अंदर से। प्रोडक्ट की इसके अंदर से अगर हम लोग माइनस करें तब क्या हो जाएगी भाई, देखो प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, 6 बॉन्ड हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कितनी है, 410.5, 410.5 ये हो गई। और किस तरीके का बॉन्ड है भाई हमारे पास प्रोडक्ट में, एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी है यहाँ पर। उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है भाई, ये है कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 336.49 किलो जूल पर मोल। तो अब जो है हमने रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट्स की बॉन्ड एनर्जीज को माइनस कर दिया है। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा माइनस का 120.08 किलो जूल। तो ये वो एनर्जी होगी भाई जो टोटल चेंज हुई होगी रिएक्शन के अंदर। हमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड थे और डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो बॉन्ड थे सबकी बॉन्ड एनर्जी दी हुई थी, टोटल इंथैल्पी निकालना था रिएक्शन की। वो कैसे निकलती है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। वहीं पर अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई होती तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट्स को माइनस करना होता। ठीक है भाई, तो ये था नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं भाई। इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें क्या हो रहा है, H2 और एक हैलोजन का यूज करके एक HX एसिड बन रहा है। ये सेम तरीके की रिएक्शन पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। एग्जांपल हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑफ H2Cl2 एंड HClR। ये 3 मॉलिक्यूल में 3 तरह के बॉन्ड है, तीनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हमें निकालना है। देखो भाई, H2 प्लस Cl2 इससे बनता है 2 मोल HCl। H2 की जो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो है 434, Cl2 की है 242 और HCl की है 431। ये तीनों वैल्यूज हैं। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, 2 मोल HCl बन रहे हैं भाई। 2 मोल HCl जब बनेंगे तब कितनी हमारे पास एनर्जी होगी, 2 मोल HCl के बॉन्ड अगर ब्रेक करने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान से सोचो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl हमें निकालना है, मतलब हमें 1 मोल HCl जब बनेगा तब एनर्जी कितनी रिलीज होगी वो निकालना है। ऐसी रिएक्शंस में ना आपको ये कोफिशिएंट्स परेशान करेंगे। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ,
इनको करने का। आप प्रोडक्ट जिसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है उसी को 1 मोल बना लो। अगर यहाँ पर हमें HCl 1 मोल बनाना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा भाई, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोरीन का कोफिशिएंट 1 है, इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, H2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तब HCl जो है वो कितना बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। पूरी इक्वेशन को हमने इस तरीके से कोफिशिएंट दे दिए कि HCl जो है वो 1 मोल बने। अब जो है हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। देखो हमारे पास हमें क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। वो क्या होगी भाई, देखो यहां पर एक बात ध्यान से सोचो भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें निकालना है तो हम लोग टोटल रिएक्शन की जो इंथैल्पी चेंज होती थी डेल्टा एच आर, उसको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे लिखते थे, ध्यान दो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो कि है यहाँ पर HCl, उसमें से माइनस कर देते थे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि क्या है H2 और Cl2। अब यहाँ पर क्या है भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2 माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। सिंपल। यहां पर एक बात ध्यान से समझो, अगर आपको याद हो तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म इज जीरो। अगर क्लोरीन एलिमेंट है तो क्लोरीन नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डाई एटॉमिक गैस की फॉर्म में। इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन ये हमें जीरो लिखना होगा। H2 हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो नेचुरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 गैस की फॉर्म में, तो इसकी भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें जीरो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमें निकालना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, वो टोटल रिएक्शन की इंथैल्पी के ही बराबर हो जाएगी भाई। तो हमें बेसिकली अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है तो टोटल रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज है वो निकाल लो, वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है, क्या हम लोग टोटल रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बॉन्ड एनर्जीज के हिसाब से जो इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन होता था वो क्या होता था भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखो भाई रिएक्टेंट में हमारे पास क्या है, हाफ मोल है H2 का। जब 1 मोल ब्रेक होता है तब H2 के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 434 किलो जूल। यहाँ पर हमें हाफ मोल बॉन्ड ही ब्रेक करने पड़े हैं तो यहाँ पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, हाफ ऑफ H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है 434, प्लस एक और रिएक्टेंट हमारे पास है क्लोरीन। 1 मोल क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए हमें 242 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। रिएक्शन में अगर हमें 1 मोल HCl बनाना है तो आधा क्लोरीन का मोल ही चाहिए, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो गई रिएक्टेंट्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें से माइनस किसकी करनी है, प्रोडक्ट की करनी है। 1 मोल HCl अगर हमें फॉर्म करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, 431। 431, ये 1 मोल की ही है, इसको 2 से डिवाइड मत कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा जो कि किसके बराबर होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ HCl, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl उसी के बराबर जो है हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं भाई, मैं सोल्व करता हूं कैलकुलेटर की हेल्प से। ये आएगा भाई माइनस का 93 किलो जूल पर मोल। हमें क्या निकालना था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना था। जब बॉन्ड बनते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है, फाइनल एनर्जी कम होती है। फाइनल में से इनिशियल माइनस करके टोटल चेंज निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही हमारे पास आया है, तो फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आप लोग मान लो कॉन्सेप्ट कहीं पर गलत लगा दोगे ना तो आपका साइन अपोजिट आ जाएगा, लेकिन उस साइन को आप लोग यहां से भी डिसाइड कर सकते हो। हमसे पूछा ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज ही होने वाली है। तो अगर साइन कन्वेंशन आपने उल्टा लिख दिया, आपका आंसर पॉजिटिव में आ गया, तब भी क्वेश्चन के हिसाब से अपनी कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है। कन्वेंशन लगा के फिर से पूरे न्यूमेरिकल को दोबारा सोल्व मत करने लगना, ज्यादा से ज्यादा साइन ही अपोजिट आने वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या बताना है, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH ClCl
आर दीज। HCl की नहीं दी क्या? हाँ जी। तो हमें क्या निकालना है भाई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकालना है। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर HH की हमको दी है बॉन्ड एनर्जी और HCl की दी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब बताना है बॉन्ड इंथैल्पी। देखो, टोटल इंथैल्पी चेंज जो होता है रिएक्शन में, इस रिएक्शन में स्पेशली, वो किसके बराबर होता है भाई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के ही बराबर होता है। ये पीछे हम लोग देख चुके हैं। क्यों? क्योंकि टोटल इंथैल्पी चेंज अगर इस प्रोसेस के लिए हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा भाई? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की बॉन्ड फॉर्मेशन इंथैल्पी को हमें बनाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट वाली को माइनस करना पड़ेगा। रिएक्टेंट हमारे पास एलिमेंटल फॉर्म में है, इनकी हो जाएगी 0। तो इस रिएक्शन के लिए टोटल बॉन्ड इंथैल्पी चेंज जो हो जाएगा, डेल्टा एच आर जो हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के ही बराबर होगा। और इंथैल्पी ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को अगर हमें बॉन्ड एनर्जीज की फॉर्म में लिखना है तो वो कितना होगा भाई? वो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो कि है H2 और बॉन्ड एनर्जी ऑफ अदर रिएक्टेंट दैट इज Cl2, उसमें से माइनस कर देंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ दी HCl। ठीक है भाई, ये सीधा सा काम हमें करना है। और जब हम लोग बॉन्ड की फॉर्मेशन या फिर ब्रेकिंग की एनर्जीज को मेंशन कर रहे होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं भाई? कोशिश करते हैं कि HCl को ही 1 मोल बना ले, वरना इसकी जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे बढ़िया क्या है, आप लोग अभी से इक्वेशन को ऐसे बैलेंस कर दो कि आपका HCl ही 1 मोल बने। तो इसलिए हाफ हाफ से मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे भाई? H2 के 1 मोल के बॉन्ड की हमको एनर्जी नहीं लिखनी, हाफ मोल के बॉन्ड की एनर्जी लिखनी है। तो यहीं पर हम लोग डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली हाफ मोल Cl2 ही यहाँ पर क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है HCl बनाने के लिए, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी को भी 2 से डिवाइड जो है कर देंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी टोटल इंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन की, किसकी फॉर्म में? बॉन्ड एनर्जीज की फॉर्म में। ठीक है। अब डेल्टा HR जो है वो किसके बराबर है भाई? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के ही बराबर है। इसकी वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है? -90 किलो जूल पर मोल। पुट करो वैल्यू, -90 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 ये हमको दी हुई है कितनी? 430 किलो जूल पर मोल। लेकिन क्योंकि हमारी रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 मोल HCl बन रहा है, उसमें हाफ मोल H2 के ही बॉन्ड हमको ब्रेक करने हैं, तो आधे मोल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिवाइड कर देंगे इसको 2 से। सिमिलरली क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी दी हुई है? 1 मोल के लिए दी हुई है 240, आधे मोल के लिए कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 2 हो जाएगी। इनमें से हम लोग माइनस करेंगे दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl जो कि हमें निकालना है। बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ HCl ही हमको निकालना है। ये हो जाएगा डेल्टा H नॉट ऑफ HCl। सोल्व करते हैं भाई इसको कैलकुलेटर की हेल्प से। देखो, डेल्टा एच HCl को हम लोग ले जाते हैं लेफ्ट साइड में और अब करते हैं सोल्व। 430 का आधा होता है 2, 1, 5 प्लस 1, 2, 0। 90 उस तरफ नेगेटिव है, इस तरफ आके हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस 90। ये आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड ले गए, लेफ्ट साइड से -90 को इस तरफ ले आए, दोनों के साइन हो जाएंगे अपोजिट। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 425 किलो जूल पर मोल। ये आ जाएगी बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ द HCl। ऐसे हमको निकालना है। बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में याद रखना भाई, एलिमेंटल स्टेट में 0 होती है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल की, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? टोटल इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सिमिलर सा क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। देखो, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ HH, Br एंड HBr आर 433, 192 और 364 किलो जूल पर मोल। हमें निकालना है डेल्टा H नोट फॉर द इंटायर रिएक्शन। पूरी रिएक्शन की जो है हमें इंथैल्पी चेंज निकालनी है। क्या होगा भाई? देखो, H2 और Br2 मिलके बनाएंगे HCl।
यहाँ पर ये 2 मोल बनेगा, लेकिन 1 मोल बनाने के लिए हम लोग इन्हीं को हाफ से डिवाइड कर देंगे। आप लोग चाहो तो यहाँ पर 2 लिख दो, जब इसकी एनर्जी निकल जाए उसको 2 से डिवाइड कर देना, आंसर फिर भी वही आएगा आपका, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी 1 मोल बना रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, डेल्टा एच आर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अब बॉन्ड एनर्जीज की फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो क्या होता है भाई, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास होता है भाई। रिएक्टेंट क्या क्या होंगे यहाँ पर, हाफ मोल है H2, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी 433/2। और क्या है रिएक्टेंट, हाफ मोल ऑफ ब्रोमीन, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 192/2। प्रोडक्ट क्या है 1 मोल HBr, वो क्या हो जाएगा 364। इसको 2 से डिवाइड मत कर देना भाई, 1 मोल ही बन रहा है, 1 मोल की ही हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ओवरऑल इंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा रिएक्शन में, माइनस का 51.5, यही आंसर हमारा आएगा। अब यहाँ पर देखो भाई, हमने क्या किया, हमने निकाल दी इस रिएक्शन की टोटल इंथैल्पी चेंज। हाउएवर जो रिएक्शन हमको दी हुई थी वो क्या थी, H2 plus Br2 gives 2 mole of HBr। इसी रिएक्शन की हमें निकालनी थी टोटल इंथैल्पी चेंज, यहाँ पर 2 मोल बन रहे थे, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट इसी रिएक्शन की निकालनी है। अगर 1 मोल HBr बन रहा है इस रिएक्शन के हिसाब से, तो वहां पर टोटल इंथैल्पी चेंज इतना आ रहा है। अगर 2 मोल बन जाएंगे तो इसका डबल हो जाएगा। इसका अगर आप लोग डबल करोगे तो ये आएगा माइनस का 103 किलो जूल। ये ध्यान में रखना है भाई, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर हम लोग इस तरीके से अगर सोल्व कर रहे हैं तो 1 मोल की हमें क्या मिल रही है भाई, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। अगर हमसे पूछा होता इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr कितना होगा, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr का मतलब है वो इंथैल्पी जो चेंज होगी 1 मोल HBr को बनाने के लिए, तब आंसर होता माइनस का 51.5। तो दिस इज बेसिकली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। और जो हमारी रिएक्शन दी हुई है जिसकी हमें निकालना था इंथैल्पी चेंज, उसके अंदर 2 मोल HBr बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा है भाई, बेसिकली 2 HBr बन रहे हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -103 किलो जूल, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या पूछा है ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके की रिएक्शन में टोटल इंथैल्पी चेंज अगर निकालना है और हमें दिया हुआ है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो वहां कैसे निकलता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। यहाँ पर एक और बात हमें क्या ध्यान देनी होती है भाई, अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में से कोई भी एलिमेंट उसकी एलिमेंटल फॉर्म में दिया हुआ है, तो वहां उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा एच आर, वो हमें निकालना है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, हमें दी हुई है बॉन्ड एनर्जीज। तो वहां पर क्या हो जाता है भाई, बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हो जाता है भाई, ठीक है। बस एक और एडिशनल बात क्या थी, बैलेंसिंग सीख लेना। अगर हम लोग निकालना चाहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एक स्पीसीज की, तब उस स्पीसीज को 1 मोल बना लेना, बाकियों के जो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो चेंज कर लेना, अपने आप हमारा आंसर सही आएगा। हाउएवर अगर किसी भी रिएक्शन की टोटल इंथैल्पी चेंज निकालनी है, तो देख लेना वहां पर नंबर ऑफ मोल कितने बन रहे हैं, फिर उसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को उतने ही मोल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है भाई। इस तरीके से आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हो। आप लोग अगर ये कोफिशिएंट चेंज नहीं भी करोगे ना, यहाँ पर ही 2 HBr के मोल बना लोगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों डिवाइड वाले साइन यहाँ से हटाने पड़ेंगे, क्योंकि उस केस में क्या होगा भाई, एक एक मोल ही यूज हो रहा होगा H2 और Br2 का। हाउएवर आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, HBr की एनर्जी को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मोल वहां पर बन रहे होंगे। आंसर आपका फिर भी 103 किलो जूल ही आएगा, ठीक है। ये था भाई आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है, ये पढ़ा है। साथ में हमने पढ़ा है कि बॉन्ड इंथैल्पीज की फॉर्म में
टोटल इंथैल्पी कैसे निकालते हैं रिएक्शन चेंज की। साथ में यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो कि पिछले लेक्चर से आ गया था, वो क्या था? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो बेसिकली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन काइंड ऑफ एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भाई बोर्न हैबर साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट होता है, इसके अंदर से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं नीट वगैरह में। इसके अंदर पता है हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? कुछ ऐसे तरीके की एनर्जीज हमारे पास होती हैं जिनको डायरेक्टली काउंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे कि लैटिस एनर्जी, ठीक है? तो अगर हम लोग बोर्न हैबर साइकिल को अप्लाई करेंगे, एक तरीके से एंथैल्पीज़ को प्लस माइनस करके हम लोग क्या करते हैं भाई, डिफरेंट तरीके की बॉन्ड एंथैल्पीज़ को प्लस माइनस करके हम लोग उस एंथैल्पी की वैल्यू भी निकाल पाते हैं, जो कि हमारे पास प्रैक्टिकली काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब हम लोग सीखेंगे भाई, बोर्न हैबर साइकिल क्या होता है और इसकी हेल्प से लैटिस एनर्जी वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है आयोनिक कंपाउंड्स की, वो हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग, बाय गाइस।